प्रिय विद्यार्थीगण, सादर नमस्कार। कल हमने संज्ञा प्रकरण में वर्ण विचार, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न तथा संज्ञा विधायक सूत्रों के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में आज हम एक विशेष प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं, संधि प्रकरण। जैसा कि विदित है, संधि प्रकरण सभी कक्षाओं में, हिंदी संस्कृत भाषाओं में, सर्वत्र पाठ्यक्रम में समाहित है। संधि प्रकरण कहने में एक सरल प्रकरण प्रतीत होता है, लेकिन इसमें कुछ बारीकियां हैं, उनको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि संधि शब्द किस तरह से बनता है, संधि की परिभाषा क्या है, किसको संधि कह सकते हैं, उसके भेद कितने हैं। तो सबसे पहले परिभाषा और व्युत्पत्ति के रूप में पहला बिंदु पढ़ते हैं हम। संधि शब्द सम उपसर्ग के पश्चात धा धातु से की प्रत्यय जुड़ने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। सम का अर्थ सम्यक प्रकार होता है, इसलिए जब इसका परिभाषा के रूप में प्रयोग किया गया, वर्णानाम मेलनम संधि, अर्थात वर्णों का मेल संधि होता है, ये एक सामान्य परिभाषा है। लेकिन वर्णों के मेल के पश्चात उन वर्णों में जो परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन किस रूप में हो सकता है, तो उसके लिए लिखा है लोपागम वर्ण विकारा, अर्थात संधि में जो परिवर्तन है वो किसी वर्ण का लोप हो सकता है, किसी वर्ण का आगम भी हो सकता है, उस वर्ण में कुछ विकार भी हो सकता है। इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे वर्णों के मिलने के पश्चात, वह संधि के नाम से जाना जाता है। संधि को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके आगे जिज्ञासा होती है कि संधि करना अनिवार्य है या नहीं है, कहाँ पर संधि नित्य होती है और कहाँ पर अनित्य होती है। कोई एक ऐसा स्थान जहाँ संधि करना अनिवार्य ही है कि यहाँ बिना संधि कार्य नहीं चलेगा, और कुछ ऐसे भी स्थान हो सकते हैं जहाँ संधि करना अनिवार्य नहीं होता, कर्ता की विवक्षा के अधीन होता है, कर्ता चाहे तो वहाँ संधि कर सकता है। तो इस स्थिति में ये एक कारिका के रूप में लिखा था, संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, अर्थात संधि या संहिता एक पद में, अर्थात समान पद में नित्य होती है। एक पद से तात्पर्य है सुप्तिंगंतम पदम, जो पद संज्ञा हम कर रहे हैं, समान पद में, जिससे दो पदों का दो अपदांत मिलकर के कहीं पर भी एक पद के रूप में बढ़ते हैं, तो वहाँ पर संधि कार्य अनिवार्य है, संधि नित्य होती है। जैसे मान लो एक उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं कि जैसे राम शब्द है और पंचमी के एक वचन में ngसी के स्थान पर आत आदेश होता है, तो अब यहाँ राम और आत, इन दोनों में संधि कार्य अनिवार्य है। अगर यहाँ संधि कार्य नहीं करेंगे तो ये एक पद सार्थक पद के रूप में नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ संधि कार्य अनिवार्य होगा और यहाँ इसको रामात कहा जाएगा। क्योंकि राम में ngसी प्रत्यय जब जोड़ा, तो ngसी प्रत्यय जुड़ने के पश्चात सुप्तिंगंतम पदम के रूप में वो एक पद है, और एक पद के रूप में वहाँ संधि अनिवार्य होती है। तो इस तरीके से जैसे मान लो हम एक तिङंत का उदाहरण लेते हैं, जैसे भू धातु है और उसको गुण होकर के अति इस तरह का है, तो भो प्लस अति, इसके रूप में भी ये भी एक पद है, और एक पद के रूप में हमको यहाँ संधि करना अनिवार्य है। इसलिए एक पद का मतलब जहाँ तिङंत के रूप में या सुबंत के रूप में जो पद प्रक्रिया है, उसके बीच में संधि कार्य अनिवार्य होता है, संधि कार्य नित्य होता है। इसलिए यह इसका तात्पर्य है एक पद में या समान पद में संधि नित्य होती है। जैसे मान लो आपने ये लिखा
स गच्छति, तो ये अलग अलग पद हैं दोनों, ये एक पद नहीं है। स एक पद है, गच्छति अलग पद है, इसलिए यहाँ ये एक पद की श्रेणी में नहीं आएगा, ये हमारा वाक्य की श्रेणी में चला जाएगा। और वाक्य की श्रेणी में संधि विवक्षाधीन होती है, चाहे तो कर्ता संधि कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो स गच्छति के रूप में देख रहे हैं तो ये संधि प्रयोग नहीं है। और जब इसको ओ कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में, या इसके विसर्ग का लोप कर दिया जाएगा, तो वहाँ उस स्थिति में ये संधि के विवक्षाधीन के रूप में माना जाएगा। इसी तरह से दूसरा है धातु उपसर्गयो। धातु और उपसर्ग, उपसर्ग धातु से पूर्व प्रयोग होता है, तो उपसर्ग और धातु जब एक साथ आते हैं तो वहां पर भी संधि कार्य अनिवार्य है। जैसे एक उदाहरण पढ़ते हैं, अधि उपसर्ग है, ई धातु है और उससे इते रूप बनता है। अधि उपसर्ग के पश्चात ई धातु से अधिते, ये एक प्रयोग बनता है। तो यहां पर भी हम इसको संधि रहित प्रयोग नहीं लिख सकते, इसमें संधि करना अनिवार्य है। इसलिए उपसर्ग के साथ धातु का प्रयोग होने पर वहां भी संधि कार्य अनिवार्य होता है। इसी तरह से तीसरा है समासे। समास में भी संधि नित्य होती है, जैसा कि जैसे एक उदाहरण पढ़ा हमने, जैसे पीतांबर है, पीत अंबर है। पीत और पीतम अंबरम यस्य से इति विग्रहे बहुब्री समासे पीतांबर है। इस स्थिति में तो पीत और अंबर इन दोनों में समास होने की स्थिति में यहाँ संधि कार्य अपेक्षित होता है। तो इस प्रकार समझे हमने कि संधि कार्य एक पद अर्थात समान पद में, उपसर्ग प्लस धातु में तथा समास में अगर संधि कार्य प्राप्त होता है तो वो संधि कार्य नित्य किया जाए। अंत में लिखा वाक्य सा विवक्षाधीना संहिता। वाक्य में संहिता या संधि विवक्षाधीन होती है। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा, बालकः गच्छति, और एक लिखा बालको गच्छति। दोनों ही राइट है। बाल के गच्छति लिख रहे हैं, इसका मतलब हम संधि करना नहीं चाहते। बाल को गच्छति लिख रहे हैं, तब हम संधि करना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ ये संधि अपेक्षित शब्द है, वाक्य है, और ये संधि रहित है। इसलिए वाक्य में संधि विवक्षाधीन होती है, चाहे तो हम संधि करें अथवा नहीं करें। इसके बाद ये प्रक्रिया हुई परिभाषा, व्युत्पत्ति और संधि कहाँ नित्य होती है, कहाँ अनित्य होती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भेद। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। अब यहाँ अलग अलग तरीके से उत्तर देने पड़ते हैं। सभी तरह की परीक्षाओं में संधि का चैप्टर दिया हुआ है, तो वहाँ अलग अलग उत्तर है। यदि हम ये कहते हैं कि प्रश्न आता है संधि सामान्यतः कतिविध है, तो वहाँ त्रिधा के रूप में यानी 3 प्रकार का उत्तर मिलता है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। लेकिन उसको थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर दिया जाए, जैसा कि शास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की रचना पाठ्यक्रम में है, तो उसके आधार पर अगर प्रश्न आता है तब हम उत्तर लिखते हैं संधि पंचधा। इसलिए उसमें अच के साथ एक प्रकृति भाव जुड़ जाएगा और विसर्ग के साथ स्वादि संधि जुड़ जाएगी। इस प्रकार भट्टोजी दीक्षित के मत में सिद्धांत कौमुदी में संधि 5, वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि 3, अच, हल और विसर्ग। उन्होंने पूरे पाणिनि व्याकरण को लघु सिद्धांत कौमुदी में संक्षिप्त रूप में लिखा, इसलिए वहाँ 3 संधियों के रूप में वर्णन किया गया, अच, हल और विसर्ग। इसके बाद अब प्रकरण के साथ साथ भेद पढ़े हमने। अब हम सबसे पहले अच संधि के बारे में पढ़ते हैं। अच संधि में अच संधि के जो भेद हैं, सबसे पहले अच संधि की जो परिभाषा है उसमें 2 अच मिलकर के जहाँ ये प्रक्रिया होती है लोप, आगम, वर्ण, विकार आदि
वर्णों के मिलने के पश्चात इस तरह का जो परिवर्तन पाया जाता है वहाँ अच संधि कही जाएगी। हिंदी में उसको हम स्वर संधि कह सकते हैं। तो अच संधि और स्वर संधि अर्थात दो अच मिलकर उनमें जो परिवर्तन होता है उसका नाम अच संधि है। अच संधि के भेदों में सबसे पहला जो भेद आता है उसका नाम है यण संधि। तो सबसे पहले अच संधि के भेद यण संधि के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि सूत्र यण संधि का विधान करता है कि कहाँ पर किस तरह का परिवर्तन होता है, यण संधि में किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है, किस तरह से उस रूप को सिद्ध किया जाता है। तो वहाँ ये प्रथम सूत्र अच संधि का प्राप्त होता है इको यणचि। इसके आधार पर यण संधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए यण संधि अच संधि का पहला भेद, यण संधि विधायक सूत्र है इको यणचि। इस सूत्र का पदच्छेद है इक है, यण, अचि, ये 3 पद इसमें हैं और तीनों ही प्रत्याहार है। इक पद यहाँ षष्ठी विभक्ति में लिखा है, यण पद प्रथमा विभक्ति में है, अचि सप्तमी विभक्ति में है। यहाँ इसका अर्थ है इक स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम। इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहते। इस सूत्र के द्वारा इक स्थानीय है जिसके स्थान पर कुछ किया जाना है, यण आदेश है और उसके लिए शर्त है कि इक के पश्चात अच होना चाहिए। तो इक के पश्चात अगर अच है इसका मतलब वहाँ यण संधि करेंगे हम। इक प्रत्याहार में ये 4 वर्ण हैं, ई, उ, री और ली। इनके स्थान पर ये 4 होते हैं, यण, य, व, र, ल। हालांकि क्रम में 4 है तो यथासंख्य की स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन यथासंख्य नहीं होता यहाँ उच्चारण स्थान की साम्यता के कारण ये आदेश किए जाते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ अब ये कहा जाता है कि ई के पश्चात अगर ई है तो क्या यहाँ यण संधि होगी? तो ऐसी स्थिति में इस आधार पर तो यण संधि हो जानी चाहिए और यण संधि की प्राप्ति भी होती है, लेकिन आगे अपवाद सूत्र दीर्घ संधि का आता है और उससे यहाँ दीर्घ संधि हो जाती है। इसलिए फिर हमने एक सामान्य पढ़ने के तरीके से यह कर दिया कि असमान अच होना चाहिए। पढ़ने का तरीका यह है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच परे रहते, ये सूत्र का अर्थ है सामान्य। तो संधि तो वहाँ भी प्राप्त होती है लेकिन उसको अक सवर्ण दीर्घ सूत्र बाद देता है। इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ इसको इस तरह से ही पढ़ें कि असमान अच होने पर ही यण संधि की जाएगी। दूसरी बात तो ये हम ये देख सकते हैं कि हमको इस स्थिति में कोई पदच्छेद मिल रहा है, विच्छेद मिल रहा है, तब हम उसको यण संधि की तरफ चलेंगे। ये इधर की शर्त और इधर परे की शर्त अच असमान होना चाहिए। अब हम जब देखते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि भाई यण संधि को इस तरीके से अगर पदच्छेद आता है तो हम इस तरीके से परिवर्तन कर देंगे, ई के स्थान पर ये कर देंगे, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल। एक दूसरी बात ये होती है कि जब संधि युक्त कोई पद आता है तब हम कैसे पहचानें कि ये यण संधि है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक थोड़ा सा ये देख सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन ये 4 हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी जो शब्द है उसमें अगर यहाँ य, व और र, लरी वाले उदाहरण बहुत कम मिलते हैं क्योंकि लरी के रूप में अंत में बहुत कम शब्द होते हैं। तो विशेष रूप से हम 3 को तो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि य, व, र, इससे पहले का जो वर्ण है वो हलंत वर्ण होगा। कहने की भाषा में हम समझ सकते हैं कि वो आधा अक्षर होगा एक तरह से। तो हलंत, उसके पश्चात य, व, र के रूप में अगर कोई पद दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ यण संधि की कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ यण संधि हो सकती है। पहली प्राथमिकता से हमको ये जरूरी है, और वो उसी स्थिति में जरूरी है कि जब वो पहला पद किसी व्यंजन में इकार, उकार, रिकार से युक्त हो।
अकेला अगर ई उ री है तो वहाँ ये हलंत वर्ण नहीं आएगा। जैसे मान लो आपने जितने भी उदाहरण देखे, अब देखिएगा सभी उदाहरणों में जैसे ये से पहले आधा अक्षर है, इसका मतलब या हम यण संधि की तरफ चल सकते हैं। हो सकता है वहाँ कोई कुछ उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जिसमें कोई दूसरी संधि भी प्राप्त हो रही हो, तो वहाँ तब दोनों को देखना पड़ता है कि कौन सा सार्थक शब्द बन रहा है। तो यहाँ इसका मतलब पहली प्राथमिकता के दृष्टिकोण से ये राइट है, इसी तरह ये राइट है, इसी तरह ये से पहले इस राइट है, ये से पहले, सब पूरे उदाहरणों में इस तरीके से है। केवल यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ अकेला स्वर है, व्यंजन सहित स्वर होगा तब ये स्थिति लागू होगी। और यदि केवल स्वर है तब ये स्थिति लागू नहीं होगी, तब केवल स्वर को हम पूर्ण अक्षर के रूप में देखते हैं। तो ये तो एक तरीका है कि किसी भी उदाहरण को यण संधि की पहचान करने के लिए हम इस तरीके से देखें। इस तरीके से हम यण संधि की तरफ कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ यण संधि है। दूसरा एक और है कि जैसे कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि क्या यहाँ ये संधि है या नहीं है। जैसे मान लो ऐसा दिया पित्रोपदेश, जैसे ये दिया स्वाभिमान, तो अब यहाँ पित्रोपदेश और स्वाभिमानम, इन दोनों में देखते हैं कि भाई वैसे पहले भी आधा अक्षर है, यहाँ रे से पहले भी तय आधा है, तो यहाँ भी यण संधि हो सकती है। लेकिन दूसरी शर्त यह भी है कि जो ये व रे है, इनमें जिस स्वर का प्रयोग किया गया है उस स्वर से आगे वाला जो पद है या पदांश है वो एक सार्थक पद या पदांश के रूप में होना चाहिए। जैसे पित्रोपदेश में उपदेश शब्द होता है, तो उपदेश के रूप में यण संधि तभी होगी जब उस रे में उ जुड़ा रहेगा। उपदेश का जो उ है वो उस रे के साथ उ के रूप में होगा। इसका मतलब ये यण संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ रे में ओ से प्रारंभिक शब्द और उपदेश शब्द नहीं बनेगा, उपदेश शब्द होगा, इसलिए ये यण संधि का उदाहरण। इसी प्रकार यहाँ नहीं होगा। स्वाभिमान में अगर इसको सु प्लस अभिमान करते हैं तो ये आ नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ भी यण संधि नहीं। तब हम दूसरी संधि की कल्पना करते हैं कि जैसे ओ आ रहा है, इसका मतलब गुण संधि है, इसका मतलब आ हो रहा है, हो रहा है को, इसका मतलब ये दीर्घ संधि है। इस तरीके से हम उन संधि के उदाहरणों में अंतर कर सकते हैं। जैसे अब देखिए प्रत्याशा में हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये से पहले आधा अक्षर ये में आ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ आशा शब्द है। तो यहाँ अब ये देखना पड़ेगा कि प्रति एक उपसर्ग है, इसलिए प्रति प्लस आशा। इसके बाद यदि प्लस अपि, यद्यपि ई के स्थान पर यह हुआ, नी प्लस आय, ई के स्थान पर यह हुआ न्याय, सुधि प्लस उपास्य, ई के स्थान पर यह हुआ शुद्धि उपास्य, वी प्लस आकरणम, इसका मतलब वी एक उपसर्ग है, उसके रूप में हम इस तरीके से व्याकरणम। इसी तरह से दूसरा है जैसे अनु प्लस अय है, इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ उ के स्थान पर वय हुआ अन्वय, मधु प्लस अरि मध्वरी, सु प्लस आगतम स्वागतम, इसी तरह वधु प्लस आगमनम वध्वागमनम, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, धात्री अंश है धात्रंश है, पितृ ए पित्रे, लृ आकृति लाकृति, लृ आकार लाकार। सभी उदाहरणों में जो जिस चीज़ को हमने इसमें पहचान के रूप में पढ़ा था कि भाई यहाँ इस तरीके से देखा जा सकता है, उसके आधार पर हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इक्वेणची सूत्र से यण संधि के रूप में इस तरीके से हम यण संधि के उदाहरणों को, जो संधि युक्त पद है उनको पहचान भी सकते हैं, और जो विच्छेद है उससे हम संधि भी कर सकते हैं। विच्छेद हो रहा है तो आप ई उ री के स्थान पर ये क्रम से बदल करके उसके बाद में जो जिस स्वर का प्रयोग है उस स्वर की हूबहू मात्रा उसमें प्रयोग करनी होगी। उसके आधार पर फिर हम यण संधि के उदाहरण की पहचान कर सकते हैं। कभी कभी जैसे इस तरह का उदाहरण आता है, जैसे मान लो ये पूछा गया कि भाई सत्यर्थे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ अर्थे सही पद है, इसलिए यहाँ भी यण संधि है, सती प्लस अर्थे। इसी तरीके से सभी जितने भी इसके उदाहरण होंगे उनको हम इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब कई बार इक्वेणची के रूप में जैसे सुधि प्लस उपास्य, इनकी प्रयोग सिद्धियाँ रूप सिद्धियाँ पूछी जाती है, तो उसके अंतर्गत हम इक्वेणची के साथ साथ अन्य सूत्रों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे अनचीचे सूत्र सिद्ध है को दित्व करते हैं,
झलाम जस जसी सूत्र से प्रथम ध को द करते हैं, तो वो डबल द और ध की जो प्रक्रिया है उसके रूप में इस तरह का प्रयोग करते हैं। सामान्य से एक ध के रूप में हम इकोणची सूत्र से हम इस तरीके से इसको हम पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये पहली यण संधि को आप इस तरीके से तैयार करें। और भी जितने भी उदाहरण हैं उनको आप अपने पुस्तक से देख करके और इस तरीके से इस आधार पर चेक कर सकते हैं। यहाँ ये जरूरी है थोड़ा सा कि उसमें उस स्वर में देखें आप कि य वर से जो मात्राएं जुड़ी हुई है वो एक सही सार्थक शब्द के रूप में होनी चाहिए। इस तरीके से हम यण संधि को पढ़ेंगे। दूसरी संधि है हमारी अयादि संधि, भी पढ़ते हैं। अच संधि की दूसरी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि का विधायक सूत्र है एचो ए वयव है। ये इसका अर्थ है, एच है क्रमात् अये औ आय आउ एते शिवरचि, अर्थात एच, एच प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, ए ओ ऐ औ। इन चारों के स्थान पर क्रमात् लिखा हुआ है, क्रम से। ए के स्थान पर अय आदेश, ओ के स्थान पर औ आदेश, ऐ के स्थान पर आय आदेश और औ के स्थान पर आओ आदेश होते हैं। एच के पश्चात, एच के पर में कोई भी अच हो सकता है। सामान्य कोई भी अच हो तो एच के स्थान पर हमको अयादि संधि करनी है। तो ये प्रथम शर्त है कि पद के प्रारंभ में ये चारों में से कोई हो, ए ओ ऐ औ, और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो वहां हम अयादि संधि करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ जब इस तरह के जो प्रत्येक उदाहरण को हम देख रहे हैं तो सभी में यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, ये ए है, इसी तरह ये ओ है, इसी तरह ये ऐ है और इसी तरह ये औ है। उसके पश्चात समान अच भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। तो वहाँ हरे प्लस ए, हरिये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, इस प्रकार से जितने भी इकारांत शब्द है, कवि शब्द से कविये बनेगा, रवि शब्द से रविये बनेगा, मुनि शब्द से मुनिये बनेगा। तो ये सभी यहाँ अयादि संधि के उदाहरण हैं। यहाँ ए के स्थान पर हमको अयादेश करना है, पीछे के स्वर को यथावत जोड़ना है। तो इस तरीके से हरिये बनाएंगे। इसी तरह से संधि का जो नाम है ए प्लस आदि अयादि, इसी तरह से प्लस अनम शयनम, जे प्लस ए जय, चे प्लस अनम चयनम। इसी तरह आगे देखते हैं ओ वाले उदाहरण जिसमें औ आदेश करते हैं, गुरो प्लस ए गुरुवे, साधो प्लस ए साधव, श्रो प्लस अनम श्रवणम, लो प्लस ए लव, मानो प्लस है मानव, मानव, दानव, यादव, सभी इस तरह के उदाहरण हैं जहाँ इनके पश्चात औ का प्रयोग है। इसी तरह से नई प्लस अक है नायक, परिचय प्लस अक है परिचायक, पौ प्लस अक है पावक, भौ प्लस है भाव है और भौ प्लस उक है भावुक है। ये सभी अयादि संधि के रूप में। अब जब विच्छेद के रूप में है तब तो हमको ये देखना है कि इधर प्लस से पूर्व इनमें से कोई हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो। तो यहाँ आसानी से हम इस तरह की संधि विच्छेद को संधि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यह है कि संधि युक्त जो पद आता है तब थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में देखनी होगी कि इस संधि के लिए ये जरूरी है कि जो संधि युक्त स्थान होगा उसमें ये और वह इन दोनों में से कोई एक होगा और उससे पहले ए या आ के रूप में स्वर रहेगा, उसकी मात्रा रहेगी। उसके रूप में हम अयादि संधि के उदाहरण को आसानी से पहचान सकते हैं। कभी इस तरह के ऑप्शन आए तो आराम से हम सहज तरह से इस तरीके से, जैसे आपने यण संधि को पहचाना था, उसमें यह वह रह से पहले आधा अक्षर होता था, यानी स्वर रहित व्यंजन होता था। तो ऐसी स्थिति में उसको, अब उसकी पहचान इसकी पहचान से दोनों संधियों को आराम से पहचान सकते हैं। कभी कभी एक दो बार ये देखा गया है कि कई गाइडें, कई पुस्तकें हमने पढ़ी और उसमें थोड़ा सा ये भी दे रखा है कि भाई उसके उदाहरण में दायक, विधायक आदि को भी उसके उदाहरण में शामिल कर रखा है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ें कि दायक, विधायक ऐसे उदाहरणों में अयादि संधि नहीं होती है। कारण क्योंकि इनमें दा धातु और यहाँ धा धातु से अणुवुल प्रत्यय है और उसको युग का आगम होता है, इसलिए ये उदाहरण अयादि संधि के नहीं होते। यहाँ युग आगम होता है और उस आगम संधि के रूप में यह
विद्यमान रहता है, इसलिए इनमें कभी भी हमको अयादि संधि ऑप्शन नहीं भरना है। दायक हुआ, विधायक हुआ, पायक हुआ, जो आकारांत धातुओं के पश्चात युग का आगम होता है वो अयादि संधि के उदाहरण नहीं होते। इसलिए इनमें कभी भी, कभी कभी ऐसा पूछ लेता निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो इस तरीके से देखें। एक थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक लाइन लिखी मैंने, पदांत में यह वह का विकल्प से लोप होता है। एक पाणिनि का सूत्र है, लोप साकल्य से। उन्होंने कहा है कि भाई साकल्य ऋषि के मत में यह वह का विकल्प से लोप होता है, इसलिए जब पद होते हैं ये सब अपदांत के उदाहरण हैं। जो मैंने स्टार्ट में आपको संधि की विशेषता में बताया था ना, एक पद, ये सब एक पद हैं। एक पद इस तरह से नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रथम पद कहीं सार्थकता के रूप में नजर नहीं आ रहा, उसका एक पदांश है। और जब पद होंगे तो पदांत के रूप में यह वह का विकल्प से लोप होता है, इसलिए वहां दो ऑप्शन, दो रूप बनते हैं। जैसे लिखा आपने तऊ प्लस इमऊ, तो यहां औ की जगह आव आदेश किया तो ता विमऊ। लेकिन ये इसका उत्तर ये भी राइट है, ता इमऊ, क्योंकि यहां वह का लोप विकल्प से होगा। तो इस तरीके से अगर दोनों पद है तो वहां अयादि संधि करते समय हम दोनों रूप कर सकते हैं, अयादि संधि कर सकते हैं और उसके बाद वह का यह का विकल्प से लोप करते हैं, दोनों रूप उसमें सार्थक हो जाते हैं। इस तरीके से हम अयादि संधि के उदाहरणों को पढ़ेंगे। अयादि संधि के जितने भी उदाहरण मिलेंगे उनमें आपको ये से पहले देखिए ये अ है, यहाँ भी ये से पहले है, यहाँ भी ये से पहले है, और उसके पीछे एक अलग से प्रत्यय का अंश दिखाई दे रहा है जो अपदांत की श्रेणी में माना गया। अब यहाँ इस तरीके से देखेंगे कि कहाँ नहीं हो सकता। अब इसी में एचो वायव्य सूत्र में अयादि संधि में दो तीन उदाहरण इस तरीके के दे रखे हैं, जैसे गो प्लस यम, नौ प्लस यम, गो प्लस युति। ये वांतादेश है। एक सूत्र पढ़ते हैं वांतो ही प्रत्यय। तो यहां वो कहता है कि कोई यकारादि प्रत्यय से प्रारंभ शब्द पीछे हो तो वहां ओ और औ के स्थान पर यानी वांतादेश होते हैं। तो यहां गव्यम, इसी तरह ये औ की जगह आवादेश नाव्यम, यहां गो प्लस युति की जगह गव्युति। गव्युति में ये प्रत्यय का नहीं है, यहां अध्व परिमाणे च वार्तिक के द्वारा वांतादेश होता है। तो इस तरीके से इस अयादि संधि के चैप्टर में इस तरीके से हमको पढ़ना है कि कहां पर कौन सा उदाहरण किस तरीके से पहचाना जाए कि अयादि संधि है कि नहीं है। जैसे गुरुवे आया तो इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पर कौन सी संधि सामने आ रही है, इसका मतलब ये अव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अव के रूप में हम अयादि संधि को पहचान सकते हैं। यहाँ एक ये समस्या आ सकती है कि जैसे एक उदाहरण दिया हमने कि ते अपि, यहां अयादि संधि होगी या नहीं होगी। तो जो नियम पढ़ा उसके अनुसार तो होनी चाहिए, क्योंकि ए के पश्चात ए है, इसलिए यहां अयादि संधि होनी चाहिए, लेकिन यह नहीं होगी। इसी तरह से जैसे वने प्लस अत्र, जैसे ग्रामे प्लस अपि, जैसे विष्णु प्लस ई है, जैसे ग्रामे प्लस अपि, जैसे विष्णु प्लस औ, इनमें अब देख रहे हैं कि यहां सब एक के पश्चात स्वर है, ओ के पश्चात भी स्वर है, तो अयादि संधि प्राप्त होती है। लेकिन यह ध्यान रखें, इन स्थानों पर हम एक अलग संधि पढ़ते हैं जिसका नाम है पूर्व रूप। एक सूत्र है एंग पदांतादति। एंग का मतलब दो स्वरों से है, ए और ओ। ए और ओ, इसके पश्चात कोई भी पदांत, अति का मतलब ए, केवल ऐसे प्रारंभ हो, दोनों अलग अलग पद हो, प्रथम पद के अंत में ये हो और उसके पश्चात ह्रस्व ए हो,
तो वहाँ अयादि संधि को बाध कर एंग पदांतादति सूत्र पूर्व रूप संधि करता है। इसलिए ऐसे उदाहरणों में हमको पूर्व रूप करना होता है और पूर्व रूप के रूप में केवल अवग्रह का चिन्ह लिखना होता है। ते अपि, वने अत्र, ग्रामे अपि, विष्णु। तो इन दोनों संधियों में हम इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। अयादि संधि की बाधक संधि का नाम पूर्व रूप संधि है, जो एक निर्धारित क्षेत्र में काम करती है। प्रथम पद के अंत में ए या ओ यानी एंग प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए और दूसरा पद उसका अथ यानी ह्रस्व ऐसे प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन दोनों पद हो तब वहां पूर्व रूप संधि होगी, अयादि संधि नहीं होगी। दोनों उदाहरण ते प्लस अपी को देख रहे हो और से प्लस अनम को देख रहे हो, दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, ये दोनों पद है। ते का अर्थ वे, अपि यानी भी। यहां से प्लस अनम दोनों मिलकर के एक पद है, ये अलग अलग पद नहीं है, ये दोनों अपदांत हैं और अपदांत के रूप में एक पद बनता है। इसलिए अपदांत के रूप में तो पूर्व रूप संधि नहीं होगी, वहां अपदांत के रूप में केवल अयादि संधि होगी। पदांत के रूप में ए ओ के पश्चात ए आने पर वहां पूर्व रूप संधि होगी। इसलिए दोनों अगर पद अलग अलग अर्थ, पद को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, किसी शब्द का रूप हो सकता है, किसी धातु का रूप हो सकता है। यदि वो भी पहचानने में नहीं आया तो उनका अर्थ करके देख लें, दोनों का अलग अलग अर्थ हो रहा है, इसका मतलब दोनों पदांत है। और इस तरीके से हम पूर्व रूप संधि को आराम से पढ़ सकते हैं। अयादि संधि से उसको अलग कर सकते हैं। सारे उदाहरणों को इस तरीके से कर सकते हैं। आज इतना ही। यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि के उदाहरणों को आप अपनी पुस्तकों से देख करके उनको सिद्ध करेंगे। धन्यवाद।